नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपके इतिहास की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 1 आवर पास्ट, और उसका पहला पार्ट है कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। बच्चों, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। जब भी इतिहास की बात होती है तो कुछ तारीखों की बात होती है, सन की बात होती है, ईयर्स की बात होती है, मंथ्स की बात होती है। तो ऐसा ही माना जाता रहा है कि इतिहास का मतलब होता है तारीखों को रटना या तारीखों को याद रखना। परंतु बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो अलग अलग समय में आने वाले बदलावों के बारे में हम जरूर जिक्र करेंगे। इसका संबंध इस बात से भी होता है कि अतीत में चीज़ें किस तरह थी और उसमें क्या बदलाव आए। तो अब आप समझिए, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अतीत में चीज़ें कैसी थी और उसमें क्या बदलाव आए, तो तारीखें तो महत्वपूर्ण हैं, तारीख तो महत्वपूर्ण है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर सिर्फ तारीखें ही महत्वपूर्ण हो या सिर्फ तारीखों को ही इतिहास मान लिया जाए, ये भी गलत है। इसको मैं अपनी बात को आगे पुष्ट करूंगा। अब देखो, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कुछ चीज़ों का तो सन हो सकता है, तारीख हो सकती है कि फलाने राजा ने कब राज किया, फलानी लड़ाई कब हुई। परंतु इतिहास में होने वाली तो अनेक ऐसी घटनाएं हैं कि भारत में सबसे पहले चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ, इसके लिए क्या हम कोई डेट दे पाएंगे, कोई सन दे पाएंगे? या फिर रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। कुछ प्रश्नों के लिए तो हम उत्तर दे पाएंगे, कोई ना कोई तारीख या सन होगा। परंतु इतिहास में हुए अनेक ऐसे बदलाव हैं जो हमारे जीवन को आज प्रभावित करते हैं, परंतु उसके लिए हम एक तारीख या फिर एक सन नहीं डिसाइड कर पाते। तो इसका मतलब इतिहास सिर्फ उन तारीखों को याद रखना ही नहीं होता। इतिहास अपने आप में बहुत कुछ होता है। जैसे हम ये कहें कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई, तो इसकी कोई एक तिथि नहीं हो सकती। वो धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया थी, एक कंटिन्यूस प्रोसेस था जिसके थ्रू ब्रिटिश शासन यहाँ पे स्थापित हो गया। हाँ, आज़ादी के लिए तो हम एक तारीख डिसाइड कर सकते हैं कि उस दिन ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति मिल गई, तो उसके लिए एक दिन है, परंतु स्थापना का कोई दिन नहीं होगा। वो एक पूरी बदलती हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास बनेगा। तो लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्योंकि जो बड़े परिवर्तन हुए होते हैं, जब हम कहते हैं ना कि फलाने राजा का शासन कब से कब तक था, तो उस दौरान जो परिवर्तन हुए होते हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें उस कालखंड का अध्ययन करना पड़ता है, उस टाइम पीरियड का अध्ययन करना पड़ता है। कुछ माइलस्टोन एक्टिविटीज़ होती हैं जो इतिहास में हुई होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से इतिहास में बहुत परिवर्तन आए। जैसे कुछ लड़ाइयाँ, हम बार बार कहते हैं पानीपत की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई कब हुई, हल्दी घाटी की लड़ाई क्या थी। तो ये कुछ माइलस्टोन लड़ाइयाँ हैं। या फिर कोई राज, किसी शासक ने कब कब राज किया, कब कब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए, कब कब भारतीय राजाओं ने उनका विरोध कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें, सारे घटनाक्रम इतिहास को प्रभावित करते हैं और वो इतिहास आज हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करता है। बच्चों, यहाँ पर एक अन्य बात भी महत्वपूर्ण है कि जो राजा महाराजा थे वो इतिहास को लिखाते थे। मतलब उन्होंने कुछ पढ़े लिखे लोग रखे होते थे जो उनकी जीवन के बारे में, उनका विवाह कब हुआ, कब उन्होंने कोई लड़ाई जीती, उनकी क्या नीतियाँ थी, तो उनको वो लिखवाते थे। और वही आज हमारे पास संदर्भ कहाँ से मिलते हैं, वही जो लेखन थे वही हमारे संदर्भ बनते हैं। तो वहाँ पे हमें तारीखों का ही महत्व मिलता है, तारीखें, सन, इसी का महत्व मिलता है। परंतु अब आप 8वीं में हो गए हैं तो आपने 6वीं और 7वीं की इतिहास की किताबों में देखा होगा कि अब सिर्फ तारीखों को ही इतिहास नहीं माना जाता। आपकी किताबों में इन बातों पर भी जोर दिया गया कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह से रियासतें बनी, किस तरह नए विचार पनपे।
और संस्कृति और समाज में किस तरह के बदलाव आए, तो ये सारे इतिहास के अध्ययन का अंग बनते हैं। अच्छा, और कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा कि राजा महाराजा या जो भी शासक होते थे वो अपने राज में जो भी इतिहास लिखवाते थे, लिटरेचर लिखवाते थे, साहित्य लिखवाते थे, कविताएं भी लिखवाते थे, अपने प्रशंसा में बहुत कुछ लिखवाते थे, तो उसमें वो अपने आप को ही ज़्यादा महत्व देते थे। अब अगर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत में अगर हम ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो कुछ भी लिखा तो उनको ऐसा लगा कि जो गवर्नर जनरल थे उनका शासनकाल महत्वपूर्ण था, तो उन्होंने जो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्सन, ये अब जीके का क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्सन थे, और जो अंतिम वायसराय थे जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हुआ करते थे। इनके अलावा कुछ अन्य गवर्नर जनरल हुए। हेस्टिंग्सन तो हमने जान लिया, वेल्जली, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन, तो ये सारे वायसराय अलग अलग समय में भारत में हुए। तो जब भी भारत के ब्रिटिश इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो इन वायसरायों की नीतियों और इनके शासनकाल के को हम अध्ययन करते हैं, तो उससे हमें उन तरीकों के महत्व का पता चलता है, या उन तरीकों को हम बड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं जहां से उनकी गतिविधियां, नीतियां और उपलब्धियां हमें पता चलती हैं। पर इस तरह के इतिहास में एक प्रॉब्लम रहती है, जब हम गवर्नर जनरल के शासनकाल का अध्ययन करते हैं तो हम ज़्यादातर उसकी लाइफ के बारे में ही पढ़ते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है, ये वारेन हेस्टिंग्सन भारत के पहले गवर्नर जनरल 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो जब हम पढ़ते हैं इनके जीवन काल के बारे में, इनकी नीतियों के बारे में, तो हम कई बार इस चीज़ को मिस कर जाते हैं कि उस समय भारतीयों का जीवन कैसा था। भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब हमें इतिहास को उस तरीके से समझना पड़ेगा जहां पे इन तारीखों से निकल के कि 1773 में वारेन हेस्टिंग्सन गवर्नर जनरल तो बने, परंतु उनकी नीतियों का आम जनता के ऊपर, जो करोड़ों में थे, जो भारतीय करोड़ों में थे, उन करोड़ों को कैसे प्रभावित किया। असली इतिहास तो तब लिखा जाएगा ना जब उन करोड़ों के बारे में कुछ लिखा जाए। तो बच्चों, अब ये यूरोपीय मत है क्योंकि वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखते रहे। सन 1817 में ये भी एक जीके का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे जेम्स मिल। उन्होंने एक बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस बुक में समस्या ये थी कि उसने पूरे भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया, 3 कालखंडों में बांट दिया। अब आप स्वयं सोचिए कि क्या भारत के पूरे इतिहास को इन 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है? जब हिंदू शासक थे तो क्या मुसलमान भारत में नहीं थे, या जब मुसलमान शासक थे तो क्या हिंदू या बाकी लोग भारत में नहीं थे? जब ब्रिटिश शासन हुआ तो क्या उस वक्त हिंदू और मुस्लिम बाकी लोग नहीं थे? ये तो करोड़ों की संख्या में थे। तो जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने लिखा, ये जो बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें उसने जो शासक थे उनके धर्म को आधार बनाकर इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया, जबकि शासक तो मुट्ठी भर होते हैं। ज़्यादातर जनता जो होती है वो किस तरह से प्रभावित हुई, इसको कोई ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया, उसके ऊपर कोई बड़ी तवज्जो नहीं दी गई, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इट मीन्स दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू राइट हिस्ट्री। तो बच्चों, आज इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।